May I come, sir? आइए। Good morning, sir. Good morning, बैठिए sir. विनय जी, Thank you, sir. आराम से बैठ जाइए, एकदम पीठ टिका के, है ना। Yes, अभी sir. लंबी बात करेंगे आपसे। अपने बारे में बताएं कुछ आप। सर मेरा नाम विनय कुमार है सर। मैं जी। गया जिले से रहने वाला हूँ। कहाँ के? गया जिले से सर। हाँ हाँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा गया जिले में हुई है। किस तरफ हुई है आपकी? सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मिली गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ सर। हम्म। और मेरी मैट्रिक के कहाँ पर? तो गया प्रॉपर में या? सर गया मानपुर सर। मानपुर में। मानपुर स्कूल, अच्छा। मिडिल स्कूल। उसके बाद फिर गया जिला स्कूल से मैंने अपनी 10th की परीक्षा पास की है। मैंने 12th की परीक्षा कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना से पास की है सर। अच्छी बात। मैंने बीटेक नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2014 में पास किया है। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एनआईटी पटना से पास किया है सर 2017 में। आप ये बताइए, गया जिले में अगर आपको काम करना हो यस तो सर। वो कौन से 5 क्षेत्र हैं जिनमें कि आप कुछ करना चाहेंगे? सर सबसे पहला क्षेत्र आप है पहले तो क्षेत्रों को एक एक करके बता दीजिए कि। सर, पहला क्षेत्र है सर पॉल्यूशन कम करना सर। पॉल्यूशन। यस सर। अच्छा। ठीक। दूसरा क्षेत्र है सर वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाना। तीसरा क्षेत्र है सर वहाँ पर वाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब है सर। वहाँ पर आर्सेनिक और फ्लोराइड वगैरह बहुत पाया जाता है सर। चौथा क्षेत्र है सर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में सही करूँगा। और पांचवा क्षेत्र है सर सड़कों को सही करूँगा। ये जो पॉल्यूशन की बात आपने बताई, यस सर। ये सिर्फ गया शहर में है या पूरे गया जिले में ये स्थिति है? सर मैंने सर गया टाउन में मैंने रहा है, वहाँ पर विजिट किया है। तो मैंने गया टाउन में ये प्रॉब्लम देखा है कि पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी अधिक है सर। लेकिन गाँव में ये स्थिति नहीं है? गांव में मैं सर घुमा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ सर। अच्छी बात। और जो आर्सेनिक की समस्या है, यस सर। आप जो बता रहे हैं, या फ्लोराइड की जो समस्या है, इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? सर आर्सेनिक और फ्लोराइड रहने के कारण क्या होता है सर, हड्डियों में बच्चे जो बहुत सारे मैंने वहाँ देखा है सर, पिक्स वगैरह और फोटो वगैरह में कि आर्सेनिक के कारण जो हड्डियों का जो ग्रोथ होना चाहिए बच्चों में वो नहीं होता है, और जो हड्डियाँ हैं वो काफ़ी मुड़ जाती हैं सर। आर्सेनिक में? यस सर, फ्लोराइड के केस में सर। फ्लोराइड में होता है यस ये, सर। आर्सेनिक में नहीं होता। आर्सेनिक का क्या प्रभाव है? सर आर्सेनिक का मुझे सर पता नहीं है सर प्रॉपर तरीके से। नहीं, क्योंकि जब तक आप प्रभाव नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे, क्योंकि कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो रखी है। यस सर। है ना। फ्लोराइड के चलते हो सकता है। यस सर। फ्लोराइड के चलते दांतों में दिक्कत आती दांतों में है, दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत आती है। यस सर। आर्सेनिक के चलते चमड़े पर घाव हो जाते हैं। यस सर। ठीक है ना। अच्छी बात। चलिए सर। अपने मैकेनिकल इंजीनियर हैं? यस सर। ठीक है। आप बताइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज आप कैसे कीजिएगा? एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल सर होगा? कुछ क्षेत्रों में तो इसका डायरेक्ट यूज हो सकता है सर। जैसे कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। अगर उन क्षेत्रों में मुझे भेजा जाता है तो उसमें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकते हैं सर। ठीक। कुछ क्षेत्र हैं सर, जैसे सर इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर मैंने जो अप्रोच सीखा है उस अप्रोच को यूज किया जा सकता है सर। सपोज आपको बताना है, यू हैव गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस टू बीपीएस। यस सर। सो हाउ विल यू यूज योर नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन दिस फील्ड? यस सर। सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं सर बिहार पुलिस सर्विसेज में, लेकिन जो उसमें अप्रोच सीखा गया है वो मैं यूज कर सकता हूँ सर। जैसे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर सर मैंने टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा अवेयर हूँ, तो टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेड करने में उस तरह से किस तरह से उसको यूज करके पीपल और पुलिस के बीच में कॉन्टैक्ट बढ़ाया जा सके, जिस तरह से मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। और टेक्नोलॉजी का नाम बताइए सर। टेक्नोलॉजी सर जैसे अभी सर यूज कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं सर, फेसबुक यूज कर सकते हैं। वो ऑलरेडी है, सब लोग को यस मालूम सर। सर टेक्नोलॉजी सर अभी तो जो टेक्नोलॉजी है है। सर, ऐप डेवलप कर सकते हैं। ये सर ऐप भी डेवलप किया जा सकता है सर, जिससे पीपल डायरेक्ट अपने जो ग्रीवांसेस है उस पर भेज सकते हैं और वो कंट्रोल में जा सकता है, या वहाँ से फिर डायरेक्ट किया जा सकता है वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। अब फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर किसे कहा जाता है? सर मुझे याद नहीं है सर। अच्छा। सबसे पहले जो मशीन आया था, यस सर। जो कॉम्प्लेक्स मशीन आया था,
जैसे जेम्स वॉट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सर है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया था सर। स्टीम इंजन में? यस सर। उस स्टीम इंजन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, किस फील्ड में हुआ था? सर रेलवे में हुआ था सर, इंग्लैंड में हुआ था। श्योर है कि रेलवे में हुआ था? यस सर। अच्छा अच्छा। कॉटन इंडस्ट्री में नहीं हुआ था? ध्यान में आ रहा है? सर उसमें भी हुआ था सर, लेकिन अच्छा, आपको लगता है कि जेम्स वॉट ने जो बनाया था और सबसे पहले रेलवे में यूज हुआ था, यस सर, जो स्टीम इंजन इन्होंने बनाया था? स्टीम इंजन का यूज हुआ था सर रेलवे में। ओके। तो उसमें रेलवे में कैसे ये जनरेट होता है, मतलब मुझे बताइए कि कैसे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? सर स्टीम इंजन में सर एक कोल के थ्रू सर हीट प्रोड्यूस करते हैं सर। उसमें बॉयलर होता है सर, उसमें पानी भरा होता है सर। बॉयलर को सर स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है सर। वो सुपर हीट स्टीम जा करके सर वो पिस्टन चलाती है सर, और उस पिस्टन के थ्रू सर व्हील्स मूव करते हैं और वो आगे की ओर तो मूव करती पिस्टन है। कैसे चलती है? सर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलती है सर, आगे पीछे। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो पिस्टन को चलाने के लिए यस सर। वो कौन सी एनर्जी, कहाँ से आती है उस एनर्जी? सर स्टीम वो से? स्टीम इंजन के थ्रू सर नोजल के थ्रू जाता है सर। उस स्टीम को सर प्रेशर से आता है? काइनेटिक उस एनर्जी को में कन्वर्ट करते हैं सर उसे। ओके। हीट एनर्जी को काइनेटिक यस एनर्जी सर, में? हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके। अच्छा, आप ये बताइए, देखते हैं ना मैकेनिकल में दो तरह के इंजन होते हैं, एक डीजल इंजन होता है, एक पेट्रोल Yes, इंजन। sir. दोनों में तीन अंतर मुझे बताइए जो एक कॉमन लैंग्वेज में आदमी को समझ में आ जाए। सर पेट्रोल इंजन में सर स्पार्क प्लग होते हैं। स्पार्क होते हैं, ठीक है। डीजल इंजन में नहीं होता है सर। पेट्रोल इंजन में सर कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर होता है, ठीक। और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता है सर। डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता सर, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। ठीक है। और पेट्रोल इंजन जो होता है सर, पेट्रोल इंजन होता है सर वो लो स्पीड पर चलता है और कंफर्टेबल ज़्यादा होता है पैसेंजर के लिए। और डीजल इंजन में इस तरह का कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल पाता। वो तो जो पेट्रोल इंजन को आप यूज करेंगे व्हीकल में, तभी तो पेट्रोल और डीजल इंजन तो बहुत जगह यूज होता है। यस वो तो आप जनरेटर में भी यूज कर सकते हैं। यस सर, पेट्रोल डीजल इंजन यूज होता है सर। पेट्रोल में जनरेटर यस सर, पेट्रोल भी यूज होता है। हो सकता है। अच्छा, तो आपने जैसे बताया ना कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क होता है, यस सर, स्पार्क प्लग यूज होता है। स्पार्क प्लग होता है, तो उसके कमेंसुरेट डीजल इंजन में क्या यूज होता है? सर उसमें सर स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है सर। उसमें डीजल जो इंजन होता है उसमें सर एयर को सर एलोन सिर्फ कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद सर उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है सर तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, और एट डेड इंड पॉइंट पर जहाँ पर सर टेम्परेचर मैक्सिमम होता है उसी समय पर सर इंजेक्टर के थ्रू पेट्रोल को इंजेक्ट कर देते हैं, और टेम्परेचर हाई होने के कारण सेल्फ इग्नाइट हो जाता है सर। अच्छा, ये बताइए कि इफिशियंसी जब हम लोग देखते हैं Yes, तो sir. दोनों में ज़्यादा इफिशियंसी किसका है, सर पेट्रोल का या डीजल का? इफिशियंसी अगर सेम कंप्रेशन रेशियो पर देखेंगे सर, तो सेम कंप्रेशन रेशियो पर इफिशियंसी ऑटो साइकिल का पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि हम जो यूज करते हैं सर उसमें कंप्रेशन रेशियो होता है सर वो डीजल इंजन का ज़्यादा होता है। इसलिए डीजल इंजन में अगर कंप्रेशन रेशियो को अगर नहीं कंसिडर करें तो इफिशियंसी डीजल इंजन का ज़्यादा हो जाएगा। टर्बो क्या होता है? सर टर्बो इंजन होता है सर, टर्बो इंजन होता है, टर्बो होता है सर जैसे पेट्रोल इंजन है सर, तो उसमें पावर बढ़ाने के लिए सर टर्बो का यूज करते हैं सर। पावर बढ़ाने के लिए? यस सर, उसमें सर एयर जो होता है सर उसको कंप्रेस्ड एयर उसमें सप्लाई किया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए विनय जी, आप तीन चीज़ बिहार के विषय में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। 3 थिंग्स यू लाइक इन बिहार। पहला सर यहाँ के हर लोग काफ़ी मेहनती हैं, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर टूरिज्म का स्कोप है, और यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध को उससे ज्ञान प्राप्ति हुई। रिच कल्चर है यहाँ पर। यस सर, काफ़ी रिच कल्चरल डाइवर्सिटी भी है सर यहाँ पर। और फिर सर यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पहले अच्छे थे सर, अभी और अच्छे कर रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो अभी नए बने हैं सर। अच्छा, दो चीज़ जो आपको अच्छा नहीं लगता है यहाँ के विषय में? ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, कुछ तो ऐसा नहीं है, तो फिर तो परफेक्ट स्टेट हो गया यार। फिर तो आइडियल, तो फिर तो हम लोग प्लेटो और गांधी और रूसो की कल्पना करनी पड़ेगी जहाँ कोई कमी ही ना। सर कुछ मतलब कमियां हैं सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का डेवलप नहीं हो पाया है,
जैसे सॉदर्न स्टेट्स में है उस तरह का मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और लोगों में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण माइग्रेशन हो रहा है सर। ये थोड़ी कमियां हैं सर। तो ये आपको अच्छा नहीं लगता? ये सर। अच्छा, ठीक है सर। कुछ मॉडर्न फर्नेसेस जो यूज़ होते हैं, है ना, जो कि कन्वेंशनल फर्नेसेस से डिफरेंट है, उनके बारे में मुझे बताइए, क्या डिफरेंस होता है? मॉडर्न फर्नेसेस, है ना, कन्वेंशनली कौन से फर्नेस हम लोग यूज़ करते थे पहले, अब धीरे धीरे हम लोग स्विच हो रहे हैं, पर्टिकुलरली इन पावर प्लांट्स एंड स्टील इंडस्ट्री। यस सर। सर पहले तो हम लोग जो फर्नेस यूज करते थे सर वो स्टीम पर जनरली यूज होता था सर। स्टीम से कंबशन होता था सर। Okay. अभी जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं सर वो न्यूक्लियर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं सर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ। वहाँ पर जो हीट जनरेट होता है वो न्यूक्लियर पावर से जनरेट होता है और उसके थ्रू। नहीं, अगर पावर जनरेशन प्लांट्स की बात करें यस तो धीरे धीरे अब हम लोग मॉडर्न फर्नेसेस यूज करने लगे हैं। क्या डिफरेंस है हमारे कन्वेंशनल फर्नेस और मॉडर्न फर्नेस में? बिकॉज हमें एमिशंस को कंट्रोल करना है। क्या डिफरेंस है? सर बहुत सारे पावर टेक्नोलॉजी जो जनरेशन है सर वो तो सेम है, लेकिन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए सर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर हर एक पावर प्लांट में लगाया जा रहा है सर। Okay. और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर है, फिर एक बैग्स होते हैं सर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उस तरह के लगाए जा रहे हैं ताकि जो डस्ट का जो फैलाव होता है इमिशन के थ्रू बहुत दूर एरिया तक वो ना हो सर। ठीक। ओपन हर्थ फर्नेस Yes, कैसा फर्नेस है? कन्वेंशनल है या मॉडर्न है? सर ये कन्वेंशनल है सर। कन्वेंशनल है। यस सर। और कुछ मॉडर्न फर्नेस के नाम आप बता सकते हैं? सर मुझे याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। कुछ मुझे मेजर एयरक्राफ्ट कंपनीज की आप नाम बता सकते हैं? सर बोइंग सर। बोइंग। यस सर। ये कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की है। यूएस की। ठीक है। और एक अभी राफेल है सर, वो फाइटर क्राफ्ट बनाती है, फ्रांस की कंपनी है सर। हाँ, पहले कमर्शियल बता दीजिए। सर बोइंग हो गई सर, और एक सर बोइंग अभी याद आ रही है सर। एक और फ्रांस की कंपनी है सर, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। फ्रांस की कंपनी? ये सर फ्रांस में है वो। अच्छा ठीक है। यूक्रेन में किसी जो हमारे हैवी मशीन्स हैं, यस सर। लाइक ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, इस तरह की मशीन्स का यूक्रेन में प्रोडक्शन होता है? कोई कंपनी है किसी, या यूक्रेन इस तरह के इंजन्स को एक्सपोर्ट करती है कहीं पे? सर कंपनी का नाम पता नहीं है सर, लेकिन होती है, और हमारे जो कुछ डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूक्रेन से भी आते हैं सर। हमारे मतलब इंडिया के? ये सर अच्छा। डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूक्रेन तो से किस आते हैं। तरह के इंजन्स, किस तरह के मशीन्स ज़्यादा वहाँ पे बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं? सर यूक्रेन जो था सर वो पहले रसिया का सर पार्ट ही था, तो वहाँ पर मेन डिफेंस इंडस्ट्री सर ज़्यादा है, डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री है वो ज़्यादा है सर, और उसी रिलेटेड इक्विपमेंट वहाँ पर बनते हैं। डिफेंस से सर, रिलेटेड? yes, कमर्शियल भी कुछ बनते हैं? सर कॉमर्शियल के बारे में मुझे पता नहीं है सर। अच्छा। और किस चीज़ में यूक्रेन आगे है एक्सपोर्ट्स में? सर एक्सपोर्ट में यूक्रेन के पास जो मिनरल्स है सर, वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे टाइटेनियम, पैलेडियम, ये सब प्रोडक्शन करता है वो। और फिर एग्रीकल्चर में अगर देखें तो वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है सर वीट का। अच्छा, चलिए ठीक है। आप मुझे बताएंगे रिसोर्स एफिशिएंसी क्या होती है? सर रिसोर्स एफिशिएंसी हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके बिना उसे वेस्ट किए हुए, वो रिसोर्स एफिशिएंसी है सर। यानी कि सर जो वेस्ट हो वो मिनिमम हो। अच्छा। और कंजम्पशन एफिशिएंसी क्या है? कंजम्पशन एफिशिएंसी सर ठीक।
अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, यस सर। उस सेंस में रिसोर्स एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा? क्लाइमेट चेंज को अगर सर रोकना है तो हमारे पास जो पहले अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स इफिशिएंसी का मतलब है सर कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम उसे कंज्यूम करें। जैसे सर जितना हमारे कोल की ज़रूरत है पावर प्लांट में उतना ही हम उसे निकालें, तो ये सर रिसोर्स इफिशिएंसी हो गई सर। और कुछ जनरल प्रोडक्शन में, जनरल जितनी भी चीज हम यूज करते हैं सबका कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है यस सर। है ना? उस सेंस में रिसोर्स एफिशिएंसी का क्या मतलब है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज? लाइक कार्बन टैक्स की बात कभी कभी की जाती है। Yes, sir. क्या है कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स है सर जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई सर, उसको प्रोड्यूस करने में सर कुछ कार्बन इमिशंस होते हैं, तो वो जब कंज्यूमर के पास जाती है तो सर जो जितना कार्बन इमिशन होता है सर उसके रिस्पेक्ट में उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, तो वो कार्बन टैक्स होता है सर। अब आप बता सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के रिलेशन में रिसोर्स एफिशिएंसी क्या है? सर मैं डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। एसडीजी गोल के बारे में सुना? एसडीजी को नहीं सर। नीति आयोग यस सर। क्या है? सर नीति आयोग सर एक भारत की नीतियाँ जो भी होती है सर वो बनाने का काम करती है किस सर। तरह की नीतियाँ? पॉलिसी मेकिंग सर, पॉलिसी मेकिंग जैसे मान लीजिए अगर विदेश के लिए कोई नीति बनानी हो विदेश वो के लिए नीति सर- आयोग बनाएगा। नहीं सर, विदेश के लिए नीति आयोग नीति नहीं बनाएगा सर। पुलिस के लिए अगर कोई नीति बनानी हो, जैसे डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी नीति होगी सर वो नीति आयोग बनाएगा। चलिए आगे बोलिए। सर वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है सर, और उसमें उसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बॉडी है? सर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है सर। हाँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाँ। ठीक है, बोलिए बोलिए। ये सर उसके चेयरपर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं, उसमें एक सीईओ का पोस्ट होता है सर। काम क्या करती है ये? सर काम होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके मेंबर कौन कौन है? और सर कुछ चेयरपर्सन हो जाते हैं सर, नहीं, वो सब तो हो गया, चेयरपर्सन सीईओ सर। वगैरह छोड़ दीजिए। सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सर हाँ। वो इसके मेंबर होते हैं सर। और फिर यूनियन टेरिटोरी के जो मेंबर चीफ मिनिस्टर ठीक है। होते हैं, और जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। नहीं, वो समझ में आ गया, मतलब सारे यस सर। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है यस सर। है ना? Yes, अच्छा, अब आगे आइए, किन किन चीजों में ये नीति निर्धारण करते हैं? तो सर- ये नीति मतलब कितने दिनों के लिए बनाते हैं? सर ये नीति तो सर पूरे कंट्री के लिए बनाया जाता है सर। इसमें कितने दिनों के लिए? समय सीमा क्या है? सर इसमें सर कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए जाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के पॉलिसी बनाए जाते हैं। अच्छा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी 10 साल के लिए बनाई जाती है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसी हर साल इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर मान लीजिए किसी एक सेक्टर को आप चुने, आप Yes, ही sir. बताएं कौन सा सेक्टर पे बात करना चाहेंगे आप? सर जैसे सर एजुकेशन पे अभी सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो वो नीति आयोग का ही रिकमेंडेशन था सर। और फिर और एक जो जनधन खाता सर जो हमारे एक मिनट, हम लोग ज़्यादा आगे चले गए। अब जैसे मान लीजिए मैं हेल्थ सेक्टर को चुनता हूँ, यस सर। तो हेल्थ सेक्टर पे नीति आयोग ने क्या कहा है? सर हेल्थ सेक्टर पे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है सर उसमें भी नीति आयोग का रोल है सर बनाने में। क्या क्या कहा है उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में? नहीं याद हो तुम लोग दूसरी जगह जाएं फिर। सर नहीं याद आ रहा है सर। नहीं याद आ रहा। चलिए, अब ये बताइए कि ये नीति आयोग जो है ये योजना आयोग से कैसे भिन्न है? सर नीति आयोग जो है सर वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम कर रहा है सर। जबकि योजना आयोग में इस तरह का राज्यों का इस तरह का अधिकार नहीं था। और इसमें जो पेमेंट ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है सर स्टेट और सेंटर के बीच में एक स्टेट और सेंटर दो सेम इक्वल हैं सर दोनों, और दोनों के जो राइट्स हैं वो सेम होंगे। ये कहाँ हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है?
सर संविधान में इस तरह से तो नहीं लिखा हुआ है हाँ, सर। कैसे लिखा हुआ है? ये मुझे नहीं पता। संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है उन्होंने? हाँ, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द हाँ, स्टेट्स। तो इसमें तो फेडरलिज्म कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का टर्म कहाँ से आया? सर टर्म सर ये लिखा हुआ नहीं है सर, लेकिन जिस तरह से संविधान के सारे जो मूल भावनाएं हैं सर, उससे ये निकलता है सर। कुछ चीजें सर छुपी हुई होती है और कुछ चीजें सर प्रकट होती है सर। चलिए, बढ़िया बोला आपने। अब मुझे ये बताइए कि एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प। हाँ, एनएसएस क्या है? हाँ, नहीं आता है। अच्छा, चलिए एनसीसी की बात करें। ये क्या करते हैं? एनसीसी की उपयोगिता क्या है? सर एनसीसी जो है सर स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट्स को सर एक तरह से आर्मी के लिए सर मोटिवेट करती है, डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए सर। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज के लिए मोटिवेट करती है सर या और भी कोई डिफेंस फायदा है? सर्विसेज में मोटिवेट करती है सर, और भी जो सर जहाँ पर सर आर्मी मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेट हाँ, करती है, एक हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन एक स्टूडेंट में प्रमोट करती है सर, और उसे एक सेल्फ डिसिप्लिन और आर्मी के लिए भी प्रमोट करती है इस तरह से, उसे मेंटली प्रिपेयर करती है सर। तो क्या इनको ये जो एनसीसी करते हैं बच्चे, इनको कहीं हम लोग जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कहीं काम में ला सकते हैं हम लोग? ये सर काम विभिन्न का ये सर ला सकते हैं सर। जैसे योजनाओं में भी सर यूज में ला सकते हैं, जहाँ पर सर वॉलेंटियर्स की यूज होती है, तो वहाँ पर एनसीसी से जो ट्रेनिंग किए हुए होते हैं उन्हें हम यूज कर सकते हैं सर। और जैसे अभी सर कोविड आया सर, तो उसमें भी हम एनसीसी का जहाँ पर सर वैक्सीनेशन हो रहा था, तो वहाँ पर सर हम यूज कर सकते थे। चलिए, बढ़िया। मेरा अंतिम सवाल बताइए, बिहार में और भी बाहर में भी, बिहार में ही क्यों कहें, जो लड़कियों का कॉलेज होता है उसके बाहर कुछ मंचले हमेशा खड़े होते हैं, ऐसे भी गली मोहल्लों में ऐसे दिख जाते हैं। यस सर। तो इस रीति रिवाज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें? सर सबसे पहले तो हम सर पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे सर, और उसके बाद पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे सर। थोड़ा पुलिस किस एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट में एक्शन लेगी सर? ये तो कोई अपराध है क्या ये? सर अपराध की श्रेणी में आता है सर। अगर आप किसी को भी अगर छेड़ते हैं या घूरते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है सर। अच्छा, बढ़िया। और क्या करना चाहिए? और सर महिलाओं को सर अवेयर करना चाहिए, इस तरह के केसेस जहाँ पर भी हो वो डरे ना, रिपोर्ट करें, फिर उनमें सेल्फ डिफेंस वो कौन सा नंबर है जिसको दबाने से महिलाएं? सर 100 सर 100। ठीक, सिर्फ 100 है या और भी कुछ है? सर मुझे 100 ही पता है। चलिए, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका। आपके इंटरव्यू यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं।